Morning children, welcome you all in your own channel फिज़िक्स की आवाज़ which provides physics easy notes। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का पार्ट 2। तो पोटेंशियोमीटर का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। इट्स अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू measure the EMF of a cell very accurately without drawing any current out of it। उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये जब उसमें नाम लिया गया कि वोल्ट मीटर भी हम उसी काम के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, लेकिन उसकी रीडिंग्स जो है उतनी एक्यूरेट नहीं है। तो आज हम देखेंगे पहले कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। सो जो आपका पोटेंशियोमीटर है, अगर मैं आपका यहाँ पोटेंशियोमीटर लेती हूँ, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो है यहाँ पर हम लोग चौकी को घुमाते थे और नल पॉइंट ढूंढते थे, ठीक है। तो ये किसके ऊपर वर्क करता है, नल पॉइंट या नल मेथड पे डिपेंड करता है। और ये क्या करता है, इसमें तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हो डिवाइस के साथ, वो एक डिफ्लेक्शन देता है और आपको रीडिंग बता देता है कि 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट क्या है। सो दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। ये इसमें जो है थोड़ा सा अपना फाइनाइट ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस है। ये जो है बिल्कुल आइडियल है, नल पॉइंट है, तो उसमें बिल्कुल भी करंट वो उसको ड्रॉ नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ इट्स बिहेव एज अ आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है और ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट उसे, इसमें अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स आपको होते हैं। यहाँ पर ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, तभी वो नल पॉइंट आता है ना, डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है गैल्वेनोमीटर, बस उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे नो करंट इज़ ड्रॉन, ठीक है। इस वाले में सम थोड़ा सा करंट जो है, सम करंट इज़ ड्रॉन, ठीक है। फिर और पॉइंट देखेंगे, दिस इज़ मोर सेंसिटिव, ये कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी इज़ वेरी हाई, इसकी जो है लो है सेंसिटिविटी। देन यू हैव, इसको हम लोग यहाँ तो सिर्फ हम 2 पॉइंट्स के बीच में या 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ये जो है कंपेयर करने के काम भी आता है, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ सेल्स, 2 सेल्स उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आ जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी ये मेजर करता है। ये इसकी जो साइज़ है ये लार्ज है साइज़ में, ठीक है, और ये कैसा है, स्मॉल इन साइज़। इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं इमीडिएटली आते हैं, मतलब जो एकदम से डिफ्लेक्शन दिया पता लग जाता है। इसमें क्या है कि आपको स्टेप काफ़ी सारी कैलकुलेशन की लेंथ मेजर करनी पड़ती है, फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कितना ईएमएफ है। तो ये इमीडिएट रीडिंग्स नहीं देते हैं, ये साइज़ भी लार्ज है और इमीडिएट रीडिंग्स भी नहीं देता है। ये स्मॉल इन साइज़ और इमीडिएट रीडिंग आपको मिल जाती है। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द डिफरेंस का यू शुड नो ऑल दीज पॉइंट्स। अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं आपने, अगर 4 नंबर का है देन 2 नंबर का है तो 4 पॉइंट्स, इस हिसाब से। अगर 2 मार्क्स में है तो सो दीज आर द डिफरेंसेस। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं शॉर्ट में ही इसको आपको एक्सप्लेन किया है। सो पोटेंशियोमीटर, ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ईएमएफ मोर एक्यूरेटली एंड हैज़ अ फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइक आइडियल वोल्ट मीटर है, और इसकी इट हैज़ अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। ये नल मेथड पे है, ये डिफ्लेक्शन मेथड पे है। ये मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है, ये अप्रॉक्सीमेटेड रीडिंग देता है। यहाँ का जिस भी सेल का ईएमएफ आप मेजर कर रहे हो उससे कोई करंट ये ड्रॉ नहीं करता है, ये कुछ करंट को ड्रॉ करता है। ये सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, इसकी सेंसिटिविटी लो है। ये कंपेयर करता है ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये केवल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और टर्मिनल्स को निकालता है। इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, रिक्वायर मोर कैलकुलेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, और ये साइज़ छोटी है और ये इमीडिएटली वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दे देती है, ठीक है बच्चे। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर।
आपने जो सेल है जिसका पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आपने वही कनेक्शंस करने जैसे अभी ईएमएफ हमने निकाला। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये आपका हो गया वुडन ब्लॉक, वैसे ही बनाएंगे। ये रहा आपका वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर आप दिखाएंगे कि आपका पोटेंशियोमीटर है। ये एक एंड ए है, यहाँ से तार ऐसे जाती है, यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप से फिर ये इधर को आई, एक लेंथ अगेन कॉपर स्ट्रिप के थ्रू, ये 3 मीटर हो गई, ये कॉपर स्ट्रिप से फिर ये 4 मीटर हो गया, ठीक है। दिस इज बी एंड ये आपका ए हो गया, ये आपका बी। यहाँ पे आपने ऑक्सिलरी सर्किट लगाना है। ऑक्सिलरी सर्किट में क्या होगा, यू हैव अ की, और यहाँ से आप एक रेहोस्टैट के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट। यहाँ पर एक एमीटर होता है, बिल्कुल वही चीज़ें जो अभी तक हम करते हैं। और ये आपने उठाई, यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये बैटरी है, इसको आपने यहाँ कनेक्ट किया। दिस एंड इज योर ए, और ये आपका है बी, दैट इज़ अ कंप्लीट लेंथ। ये आपका क्या है, दिस इज योर ऑक्सिलरी सर्किट, जो कि क्या करता है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ अ रेहोस्टैट। ये रेहोस्टैट है, ये आपका एमिटर है। करंट की डायरेक्शंस आपको बताया था मैंने, हमेशा पॉजिटिव से निकलता हुआ दिखाइए और नेगेटिव की तरफ आता हुआ, इस तरह से डायरेक्शन की करंट आप दिखाएंगे। और अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने निकालना है, उसको भी आपने क्या करना है, ये आपका सेल है, मान लीजिए दिस इज़ अ सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये आपका सेल हो गया। ऐसे ही करते थे ना हम सेल को, ये इसके अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये इसका EMF मान लीजिए E1 है, और इसको एक और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, जहाँ से हम इसको रेजिस्टेंस R प्रोवाइड करते हैं। यहाँ की है, और यहाँ पर एक की है K1। उसके बाद इसमें इधर आपने गैल्वोमीटर लगाया है, दिस इज़ अ गैल्वोमीटर यू हैव। ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता है मान लीजिए, और ये इसको आप घुमाते हैं इस तार के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए J1 पॉइंट पर, तो इसमें क्या करते हैं, पहली बार जब करेंगे तो ये इसको क्लोज रखें। ये पहले तो ये अपने ऑक्सिलरी सर्किट से सप्लाई दे दी, ये सेल इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी यहीं लगा दिया, इसके नेगेटिव टर्मिनल में गैल्वोमीटर लगा के जोकी को मूव करवाया। इसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पे को एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया, जो कि इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब पहली बार किया, पहली बार क्या करना है कि आपने इसमें जो ये K1 है इसको ओपन रखना है। केवल क्या करोगे, इसको क्लोज़ किया, तो अब क्या हो गया, आपका जो सर्किट कंप्लीट होगा वो क्या हो जाएगा, AE1 एंड J। फिर जोकी को इधर मूव करना है, J1 पे मान लीजिए नल पॉइंट आया, एंड AJ1 इज इक्वल टू से L1 आई है, ठीक है। L1 लेंथ पे इसने डिफ्लेक्शन नहीं दी। उसके बाद देखते हैं हम क्या करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब इसके पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं। ऑक्सिलरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, आपको जो ऑक्सिलरी सर्किट थी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आई हैव एक्सप्लेन्ड। ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते करते ही मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए थे, इसलिए मैंने पहले लिख के रखे हैं ताकि मेरा टाइम सेव रहे। सो पहली बात मैंने क्या बताई कि ऑक्सिलरी सर्किट
है लगा हुआ, वो क्या क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, emitter, rheostat and key K connected to potentiometer such that पॉजिटिव टर्मिनल उसका A से कनेक्टेड है। फिर बोला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जो सेल है उस इंटरनल रेजिस्टेंस आप मेजर करने जा रहे हैं उसको भी आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट ए से ही किया है, और नेगेटिव टर्मिनल टू गैल्वेनोमीटर एंड फाइनलिटी जो कि उसके ऊपर आप मूव करते हैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेल E1 अलॉन्ग विद की K1। अब पहला केस लेते हैं कि जब की K को क्लोज किया हुआ है और की K1 को क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपके कनेक्शन सही हैं कि नहीं है। ये भी मैंने लिख ही दिया पहले, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये खुला है, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। जब तक हम इसमें चाबी नहीं डालेंगे ये सर्किट क्या क्लोज नहीं होगा, तो यहाँ से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा। अब क्या किया है, ये चाबी निकाली हुई है, सिर्फ ये वाला सेल कनेक्ट हो गया है। तो अब क्या करना है, जो कि को इधर कनेक्ट टच करना है तो वो एक डिफ्लेक्शन देता है, फिर बी पे चेक टच करना है, फिर वो फिर डिफ्लेक्शन देगा। तो वो अपोजिट डिफ्लेक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स द कनेक्शन इज करेक्ट। अगर नहीं है दैट मीन्स यू हैव टू चेक कि कनेक्शन में कोई कहीं लूज कनेक्शंस तो नहीं है। ये फर्स्ट चेकिंग हो गई। उसके बाद जो कि को धीरे धीरे इसके ऊपर स्लाइटली मूव करना शुरू करना है। दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर ऑल्सो। चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ द correctness is done, correctness of the connection is done by touching the jockey at point A and then at point B. If deflection is opposite, the connection is correct. उसके बाद jockey J is moved gently from A to B such that at AJ galvanometer gave no deflection, so no current flow through AEJ. अब ये जो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जब इसमें बोल दिया हमने कि बार बार मुझे पीछे करना पड़ रहा है, यहाँ से इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए पॉइंट लिख लेती हूँ, क्या दिया मैंने, एक्स वाई, पोटेंशियल एक्स वाई दिया मैंने। तो इधर लिख लेते हैं एक्स, इधर लिख लेते हैं वाई। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर J1 पे इसने डिफ्लेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज से ये मान लो x, ये मान लो y, एक ही बात है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये x और ये y है कहीं पे भी, बीच में तो तार सीधी इधर कनेक्टेड है। बाद में क्या हो जाएगा, जो ये पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, and when no current has been drawn that will be equal to the EMF of the cell. So now let's see what happens. अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा जो कि J is moved gently from A to B such that at some length AJ galvanometer gave no deflection, इसने कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिया, ठीक है। So no current flow through AEJ1 which implies potential across जो लेंथ है, कौन सी लेंथ, AJ1 is equal to potential drop across XY। अब आती बारी फॉर पोटेंशियल अक्रॉस AJ1 निकालते हैं। ये क्या चीज़ है, AJ1 के क्रॉस क्या होगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि AJ1 के क्रॉस, AJ1 मीन्स द लेंथ L1 लेंथ है ना, उसको लेते हैं कि कितना पोटेंशियल होगा अक्रॉस दिस। तो आपको बात सीधा ही, आपने क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है और क्या लिखते हो आप, लेंथ लिखते हो। तो कंप्लीट लेंथ कितनी थी, L लेंथ में कितना पोटेंशियल था V, तो कितना पोटेंशियल होगा लेंथ L1 पे की, वो AJ1 L1 पे कितना होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू व्हाट, V अपॉन V इंटू L1 अपॉन L। ऐसे ही करते ना, जिसकी जोड़ी बनती है उसको आप ऊपर लिख दीजिए और दूसरे वाले को नीचे। सो V अपॉन L इंटू L1, दिस इज व्हाट वी हैव। सो potential, therefore potential across AJ1 will be equal to V upon L into L1 which is equal to KL1। ये हो गया स्मॉल a। अब बात आती है कि पोटेंशियल अक्रॉस, दूसरा था XY, फॉर पोटेंशियल अक्रॉस XY, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है ये हमने देखना है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल
across the terminal of cell even when no current is drawn from the cell, which is equal to what? EMF of cell. So this will be equal to E1. This is my B. क्या है ये? पोटेंशियल अक्रॉस XY. अब ये आ गया B, ये है हमारा A, और दोनों को आप 1 पे डालेंगे. सो फ्रॉम A, B and 1, फ्रॉम A, B and 1 क्या हो जाएगा बच्चे? आप डाल दोगे. दिस विल बी इक्वल, ये पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी योर, इस वाली दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ डालिए. KL1 इज इक्वल टू E1. ये एक वैल्यू आ गई आपकी. ठीक है. अब ये तो हुआ जब एन K की K इज क्लोज एंड की K1 इज ओपन. आप क्या करेंगे? हम दोनों को क्लोज कर देंगे. ये दोनों चाबियां डाल देंगे, यानी यहाँ से इस सर्किट में भी करंट है, इधर पे भी आप करंट ड्रॉ कर रहे हैं. सो व्हेन, फिफ्थ पॉइंट, व्हेन की K and K1 both are closed. अगर ये दोनों ही क्लोज हो गई है, सो अब अगर ये दोनों आपकी क्लोज हो गई है, दैट मीन्स करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. In this case, current is drawn from the cell. आप सेल से जो है करंट ड्रॉ कर रहे हैं. Now, when jockey is moved, say at AJ2, galvanometer shows no deflection, then what will happen? अब यहाँ से आप इधर करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो गया. ठीक है. सपोज I is the current which is flowing through it. यहाँ पे हमने स्मॉल I ले लेती हूँ मैं. ठीक है. स्मॉल I करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट. पहले नहीं था, पहले सिर्फ ये जो इसने सप्लाई किया था वो करंट था, ये वाला करंट नहीं था. आपने भी इसको कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आ गया. तो अब जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, दैट जैसे इधर पहले कह दिया था, इट इज़ इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल. अभी ऐसा नहीं होगा. दैट विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस इस लेंथ के अक्रॉस, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स. एट दीज 2 पॉइंट विल बी व्हाट? इट विल बी अ टर्मिनल पोटेंशियल आप लेंगे, है ना, क्योंकि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम हियर. इस करंट को ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से. सो व्हाट आई राइट इज नो डिफ्लेक्शन. देन दिस implies that potential drop across AJ2 will be equal to potential across XY. जैसे पिछला केस किया था वैसे. अब ये तो ठीक है कि बट पोटेंशियल ड्रॉप across AJ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K, दैट इज दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? K इंटू L2. इसको हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम पिछले केस में हम यहाँ निकाल चुके थे कि दिस KL1. इस वाले केस में कितना हो जाएगा? KL2 हो जाएगा. ठीक है. डायरेक्टली आई हैव रिटन KL2. अब बात आती है कि पोटेंशियल अक्रॉस XY क्या है. एंड पोटेंशियल अक्रॉस XY. पिछली बार हमने क्या किया था बच्चे? यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन. आप क्या लिखेंगे? पोटेंशियल
across the terminal of cell when current I is drawn from the cell, क्योंकि इसमें तो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, विच विल बी इक्वल टू, वहाँ पर इस वाले में लिखा था हमने EMF ऑफ द सेल, दैट वाज E1. अब क्या आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल. सो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू हाउ मच, द EMF माइनस द करंट I विच इज़ फ्लोइंग एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. अब करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा. द करंट इन द सर्किट, कौन सा वाला सर्किट, ये वाला जो नया सर्किट बना, बट करंट इन सर्किट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी पोटेंशियल अपॉन उस सर्किट का रेजिस्टेंस. पोटेंशियल कितना है E1, रेजिस्टेंस कितना है R जो रेजिस्टेंस बॉक्स का है और R उसका खुद का, इतना करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है. सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू E1 माइनस E1R अपॉन R प्लस स्मॉल r, दिस विल बी द पोटेंशियल. ठीक है, अब सब्सटीट्यूट, ये हमारी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन थी. दिस इज माई A डैश, दिस इज माई B डैश. सो फ्रॉम A डैश, B डैश एंड 2, आपका क्या इक्वेशन आ जाएगी, विल राइट KL2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस स्मॉल r इंटू क्या है R. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, E1R प्लस E1 स्मॉल r माइनस E1R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R. यहाँ से क्या चीज़ चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू E1R अपॉन R1 प्लस R. दिस इज़ व्हाट KL2 है ना. ये आपकी KL2 की वैल्यू है. KL2 इज़ दिस मच, दिस वाज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B. So comparing these two, so what will have from capital A and capital B, KL1 डिवाइडेड बाय KL2 कितना होगा, वो कितना था कि E1, और ये कितना है E1R अपॉन R नॉट R1, इट्स सिंपल R ना, क्यों R1 लिख रही है मैडम, इट्स सिंपल R E1 बोल के R1 हो गया. R इंटू कैपिटल R इंटू प्लस स्मॉल r, K से K कट जाए, इधर से E से E भी कट जाएगा. सो यहाँ से क्या मिलेगा, फ्रॉम हियर आई हैव L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R प्लस R जो है ये ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल R. लाइक दिस आई कैन राइट. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या होता है. सो दिस विल बी R इंटू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r, विच कैन बी रिटन एज व्हाट, स्मॉल r आपको निकालना है, उसको अकेला छोड़ दीजिए. तो ये है R L1 अपॉन L2 माइनस R हो जाएगा, R कॉमन निकल जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R. सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला आपका ये आ गया. दैट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R. ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया. क्लियर है बच्चे, आपको यहाँ डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी
बुक्स में सीधे ही फॉर्मूला लिखा होता है कि स्मॉल r इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला आपको याद होगा अगर फॉर्मूला, दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ऐसे करके हम डायरेक्ट जो है वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते थे इसमें, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल के, तो वो डायरेक्ट भी वहाँ से हो जाता था। लेकिन हमने डायरेक्ट वैसे नहीं किया है। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि पहले आप इसमें जो है सेल को, आपका जो सेल था, वेयर इज द डायग्राम्स, दिस इज व्हाट वी हैव, पोटेंशियोमीटर का आपने जब ये डायग्राम बनाया इंटरनल रेजिस्टेंस का, पहली बार आपने क्या किया, सिर्फ इसको लिया, यहाँ पे कोई इसको डिसकनेक्ट किया हुआ, यहाँ से की निकाली हुई थी, तो सिर्फ यही था। तो सिर्फ क्या हो गया, इसके J1 लेंथ पे आई थी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे कहाँ आई वो J2 लेंथ पे जो है उसको नल पॉइंट आया, बिकॉज नाउ यू सी दैट यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है ज़्यादा, इसमें अब ये करंट इससे ये ड्रॉ कर रहा है, तो देर इज़ सम ड्रॉप ओवर हियर ऑल्सो, तो ये लेंथ जो है थोड़ी सी आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है L2। सो अब ये जो आपकी थी, तो पहला वाला पार्ट तो सिंपल था, लेकिन दूसरे पार्ट में आपको क्लियरली बताया गया कि वो नहीं दे रहा, इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ये जो AJ2 है, एज इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस। तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज व्हाट, हियर इट विल नॉट बी द पोटेंशियल ऑफ दीज टू टर्मिनल। यहाँ पिछले वाले केस में तो बोल दिया था ना, इन दोनों के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल है जब कोई करंट ये ड्रॉ नहीं कर रहा है, तो इट वॉज इक्वल टू E1। अगली बार क्या हो रहा है, ये करंट ड्रॉ कर रहा है, तो इट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये लिखा हुआ है, व्हेन द करंट I is drawn from the cell, that is a terminal potential of the cell. So terminal potential is how much, E1 minus IR1। इसमें से माइनस आउट हो जाएगा बिकॉज हम इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। फिर ये I1 की वैल्यू कितनी है, वो कैसे कैलकुलेट की है, I इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन द रेजिस्टेंस। इस सर्किट में कितना पोटेंशियल है और कितना रेजिस्टेंस है, तो ये दो रेजिस्टर्स हैं, एक R है एक स्मॉल r है, सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए E1 अपॉन R प्लस स्मॉल r है। फिर वो वैल्यू डाल के यहाँ दी, फिर ये दिस वॉज B डैश, इन दोनों को इसमें डाला, दे बोथ आर इक्वल, यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास ये आया। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर किया, जो चीज़ें कटती थी वो काटी, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल की जो वैल्यू है वो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल्स को देखते हैं हम कि न्यूमेरिकल्स में क्या होगा। अभी तक जो हम फॉर्मूलाज पढ़ चुके थे उसको भी एक नज़र आप मार लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक था कि अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, दिस इज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ये वैल्यू आएंगी निकालने के लिए, तो आपको याद रखना है दिस इज़ इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन दी लेंथ आप निकालेंगे। फिर आपको कई बार इसमें सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है, अगर EMF कंपेयर करने को दिया तो आपको E1 अपॉन E2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू L1 अपॉन L2। एक ये फॉर्मूला याद रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये तो रखना ही रखना है याद। फिर एक और चीज़ की आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल एंड लेंथ, कंप्लीट जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर L लेंथ पे अगर V पोटेंशियल है, तो अगर X लेंथ पे पूछा है तो ये कितना होगा, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू V अपॉन L इंटू X। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं देखे, पोटेंशियल्स वगैरह दिए हुए हैं, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो आपका EMF ऑफ बैटरी जो है शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल, नॉट इवन बैटरी बोलना चाहिए, यू शुड से पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर जो है, क्योंकि अगर वहाँ रेजिस्टर वगैरह लगा दे तो कुछ फॉल भी हो जाता है। सो पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल टू बी मेजर्ड। ये बातें आपको याद रखनी है, टू बी मेजर्ड, है ना। ये चीज़ें याद रखोगे तो इसके कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है वो आप सॉल्व करने में गलती नहीं कर। एक और कि जो सेल है और बैटरी है उसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। सो वाइल कनेक्टिंग battery and cells, their polarity should be
सेम सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। अगर एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ लगा है दूसरे का भी पॉजिटिव टर्मिनल ही वहाँ लगना चाहिए। अगर नेगेटिव लगा है उस एंड पे तो नेगेटिव ही लगना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर एक का पॉजिटिव लगा है एक का नेगेटिव है तो जब आप जैसे मान लीजिए ये आपकी तार है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसको मैंने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पूरी लंबी तार है पोटेंशियोमीटर की, और यहाँ से मैंने मान लीजिए ये पॉजिटिव से लगा दी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर दिया उठा के, है ना, इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो अगर V वोल्ट की सप्लाई दे रहा है तो ये पूरा जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, V वोल्ट का होगा। अगर अब यहाँ पे मैं एक सेल लगाती हूँ, उसका मैं नेगेटिव यहाँ लगा देती हूँ, पॉजिटिव यहाँ, तो इसका जब EMF आप लिखोगे तो क्या होगा, माइनस ही आएगा, है ना। पोलैरिटी इज बीन चेंज्ड, तो यहाँ बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू हमें मिल ही नहीं सकती। इसकी जो वैल्यू मिलेगी, जो पोटेंशियल यहाँ पर अगर कुछ भी यहाँ नहीं लगा है, तो हम तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट में बता रहे हैं वो क्या है, 0 to V, इसके बीच में रीडिंग हमारी है। तो चाहे अगर ये V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का रीडिंग्स हैं इसमें कहीं पे भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए इनकी जो पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने। अब आते हैं हम सीधे न्यूमेरिकल्स पे, एक के बाद एक। लेट्स सी, सिंपल है न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं लिए हैं। आप आराम से इनको पढ़ें, और आपको अगर आपको ये जो मेरा मेन पॉइंट अभी मैंने जो आपको बताए पॉइंट्स याद रखने के लिए, उनको ध्यान रखोगे तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व इट। अब देखिए क्या बोला, फाइंड द EMF ऑफ द सेल विच बैलेंस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 180 सेंटीमीटर अब ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, गिवन पोटेंशियल पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज इतना वोल्ट। अब इन्होंने आपको एक इसको फाइंड EMF ऑफ अ सेल, एक सेल है उसका EMF आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें ये आपका पोटेंशियोमीटर है, कितनी जगह है देखें, ठीक है काफ़ी है। अब मान लीजिए ये आपका पोटेंशियोमीटर है डायग्राम, ठीक है, दिस इज़ एंड A, दिस इज़ एंड B। ठीक है, इसमें आपने इधर पे इसको कनेक्शन दिया, बैटरी से ही कनेक्ट करोगे आप, दिस इज़ अ कनेक्शन यू हैव गिवन। ये कह रहा है कि आपको इस सेल का EMF निकालना है, दिस E1 आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि कितने पे दे रहा है, बैलेंस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 180 सेंटीमीटर। ये यहाँ से गैल्वोमीटर जो है J पॉइंट, ये कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर पे दिया। ठीक है, इन्होंने वोल्टेज कुछ नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया, सिर्फ पोटेंशियल पर सेंटीमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है। पोटेंशियल पर सेंटीमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है, कितना, 0.06 वोल्ट दिया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि लेंथ की कितनी लेंथ पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है। तो आपको पता है कि EMF ऑफ अ सेल क्या होता है। सो EMF ऑफ सेल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ AJ। इस लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू, यही होगा ना, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू ये पोटेंशियल, EMF वही होता है। अब पोटेंशियल अक्रॉस AJ हमें नहीं पता, हमें मालूम है इन्होंने जो दिया पर सेंटीमीटर दिया है, यानी फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल की और लेंथ की। तो ये कहते हैं 0.06 वोल्ट है पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर पे इतना है, तो 180 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, आपको ये निकालना है। सो 180 सेंटीमीटर पे कितना, अगर 1 सेंटीमीटर पे इतना पोटेंशियल है तो 180 पे कितना होगा, 180 इंटू दिस। सो पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ AJ विल बी इक्वल टू 180 इंटू 0.06 वोल्ट, इतना ही होगा पोटेंशियल अक्रॉस AJ। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180 इंटू 6, 6 0 6 8 48, 6 1 6, 10 108 0, और कितने डेसिमल हैं यहाँ पे, 2। सो इट विल बी योर 180 इंटू 0.006 से कितना दिया हुआ है, सॉरी 0.006 दिया हुआ है, 00, देखो एक मिस्टेक से आंसर गलत हो जाना था। सो
दिस इज़ 180 इंटू 6 इतना आ रहा है. अब इसमें आपने 3 डेसिमल इधर शिफ्ट करना है, 1 2 3. सो इट विल बी 1.080 वोल्ट. सो दैट विल बी 1.08 वोल्ट. डायरेक्ट आपने यही से पोटेंशियल और लेंथ का सीधा कॉन्सेप्ट था. अब यहाँ दिया हुआ है इन्होंने कि आपको फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स. ये मतलब ये आपको लेंथ निकालनी है. पूरी लेंथ कितनी दी हुई है? 10 मीटर्स की लेंथ दी हुई है. इतना पोटेंशियल 30 वोल्ट की सप्लाई दी है. यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है. इसका मतलब ये जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 30 वोल्ट का है. अगर यहाँ कोई रेजिस्टर लगा होता या इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस दिया होता तो फिर हमको देखना पड़ना था कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है. जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो डायरेक्ट ये बैटरी लगाई हुई है तो इसका मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो लेंथ है, सो वोल्टेज अक्रॉस लेंथ ए बी जो है दैट इज़ गिवन एज 30 वोल्ट. इतना दिया हुआ है. ठीक है. लेंथ ए बी कितना है? लेंथ ए बी इज़ गिवन एज 10 मीटर्स, है ना. आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पर नल पॉइंट आ रहा है तो कितना इसका ईएमएफ भी दिया हुआ है. ये एक्स निकालना है. आपको मालूम है कि बैलेंस पॉइंट पे क्या होता है. सो बैलेंस पॉइंट पे आप ये कह सकते हैं कि एट बैलेंस पॉइंट क्या होगा? नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, है ना. गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा. विच इम्प्लाइज ईएमएफ ऑफ सेल जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ एजे. यहाँ पर एजे की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स. इसके अक्रॉस. अब पोटेंशियल ऑफ सेल तो आपको पता है 6 वोल्ट है. अब यहाँ जब करंट ही नहीं लगा रहा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस तो 2 ओम्स तो इनइफेक्टिव है. ठीक है. तो 6 वोल्ट का 6 वोल्ट ही रहने वाला है. सो यहाँ ईएमएफ आप 6 वोल्ट लिख लेंगे. सो ईएमएफ ऑफ सेल जो है दिस इज 6 वोल्ट गिवन. 2 ओम रेजिस्टेंस is ineffective as no current is flowing, है ना. कोई करंट उससे ड्रॉ नहीं हो रहा है तो ये इनइफेक्टिव ईएमएफ इतना हो गया. अब पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ. अब फॉर पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ कितना? एजे. तो फिर वही पोटेंशियल एंड लेंथ लिखो. ये हमेशा बनाना है. कितना पोटेंशियल है? 30 का पोटेंशियल है. अगर लेंथ कितनी है? 10 मीटर. तो कितना पोटेंशियल होगा अगर लेंथ कितनी है? ए जे विच इज़ इक्वल टू एक्स. ये आपको निकालना है ना. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज कि ये जो पोटेंशियल है अक्रॉस ए जे विल बी इक्वल टू 30 इंटू एक्स अपॉन 10. सो कितना हो जाएगा? 3x, राइट. सो ये आपका 6 वोल्ट है. दिस वाज द मेन इक्वेशन. सो सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 3x. सो x इज इक्वल टू 2. किस में दिया हुआ है? मीटर्स में. 2 मीटर्स. x इज इक्वल टू 2 मीटर्स आ गया. ठीक है. 3 1 सा 3 2 सा. इस तरह से निकालना है. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3. अब इसमें थोड़ा सा और घुमा दिया है ना. थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं. अब ये 48 वोल्ट की लगा दी. ठीक है. 12 मीटर लंबी ये तार है आपकी पोटेंशियोमीटर वायर. और ईएमएफ भी दिया हुआ 8 वोल्ट का लगा हुआ है. पर एक रेजिस्टर यहाँ लगा दिया तो इसका मतलब ये 48 वोल्ट दिया. तो इसका मतलब इसकी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 48 वोल्ट नहीं है, वो डिफरेंट होगा. बिकॉज यहाँ पर एक तो 4 ओम का ये रेजिस्टर लगा है और एक वायर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन 8 ओम्स. इस वायर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 8 ओम्स. यानी कि इसमें जो करंट
ये भेजने वाला है वो अलग होगा। अगर करंट अलग होगा तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग होने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, आप निकालोगे कि उसका कितना जो भी आपकी करंट अगर आपको पता है और रेजिस्टेंस पता है तो V = IR से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ हम डायरेक्ट 48 नहीं ले सकते इस क्वेश्चन में। सो पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ AB इज़ नॉट 48 वोल्ट्स। ये 48 वोल्ट्स जो होगा ये नहीं होगा। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस of 4 ohms and wire resistance of 8 ohms is given। अगर ये चीज़ें नहीं दी होती तो फिर हमें इसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो वो कुछ ड्रॉप देर रेजिस्ट, बिकॉज ये 4 ओम का रेजिस्टेंस एंड वायर रेजिस्टेंस इज गिवन अक्रॉस विच some drop will occur। कुछ ड्रॉप तो वहाँ पे भी होने वाला है। सो करंट इन ऑक्सिलरी सर्किट कितना है? ऑक्सिलरी सर्किट इज इक्वल टू करंट कितना होता है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 48 वोल्ट्स दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम प्लस 8 ओम, है ना, सीरीज में ये दोनों लगे हुए। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 48/12। ये वोल्ट में है, ये सब इसमें आपके ओम्स में है। सो देन इट इज़ कितना हो जाएगा? 4। दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। इतना करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। अब आपका वायर जो है, दिस रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB कितना है? 8 ओम्स। करंट थ्रू वायर AB कितना है? 4 एम्पियर्स। देयरफॉर potential across AB will be equal to how much? 8 into 4, that is 32 वोल्ट। तो ये 48 दिया, 48 नहीं होगा, कितना होगा? ये 32 वोल्ट होगा, ठीक है। अब आपको इसमें भी एक्स निकालना है। पहले वाले केस में तो कोई मुश्किल नहीं थी, कोई रेजिस्टर नहीं लगाया, कुछ नहीं है, सीधा जो सप्लाई दी है आपने उसी को ले लिया कि हाँ जी उतना पोटेंशियल इसके लेंथ और एक्स के लिए निकाल लिया। अब आपको पता लग गया कि पोटेंशियल कितना है लेंथ के क्रॉस, कंप्लीट लेंथ के क्रॉस 32 वोल्ट है, ठीक है। तो आप सीधा लगाओ आप 0 पॉइंट निकाल, एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना। सो लेट्स सी व्हाट इट विल बी। सो पोटेंशियल अक्रॉस या as J is the null point आपका आ रहा है, इसका this implies what? कि EMF of cell is equal to potential across AJ। ये होगा। अब पोटेंशियल अक्रॉस AJ हमें नहीं पता कितना है, ये निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? लेंथ एंड पोटेंशियल। जब 12 मीटर लंबाई थी तो पोटेंशियल कितना था? 32 वोल्ट का था। तो अगर x होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, क्रॉस आउट कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 32x डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है? EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस। सो ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दीजिए। EMF ऑफ सेल कितना दिया हुआ है? 8 वोल्ट। और पोटेंशियल कितना है? 32/12 इंटू एक्स। एक्स को अकेला छोड़ दीजिए, 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो जाएगा? सो कटिंग कर लीजिए, देखो कितना आ रहा है।
12 मीटर की लंबाई ली थी ना, तो 8 इंटू 12 क्या क्या करता है भाई, काट लो अपने आप ही, दैट्स वेरी सिंपल। 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, x इज़ इक्वल टू 3 मीटर्स पे बैलेंस पॉइंट आएगा। क्लियर? तो इधर पे सिर्फ इन ये रजिस्टर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, इसीलिए सारा खेल बदल दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ, ये काफ़ी कुछ ऐसा है, सेम नहीं जैसा लग रहा है। फाइंड द वैल्यू एज वायर रेजिस्टेंस इज 3 ओम्स। इसमें देखो अब ये 50 है 25 है, आंख बंद, इसमें ऑब्जेक्टिव में उठा के भी ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्योंकि अब अभी अगर यहाँ देखते हैं, ऐसे देखने से तो लग रहा है ना, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में तो सीधा ही बोल देता है कि द EMF ऑफ द सेल बैटरी शुड बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल विच इज़ टू बी मेजर्ड। इट इज़ नॉट द EMF ऑफ द बैटरी, इट इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर। इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए इससे। तो अब यहाँ पर इसमें भी रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल अक्रॉस AB जो है वो 50 वोल्ट नहीं होने वाला। ये वाले को भी हम वैसे ही लिखेंगे। So potential across length AB is not 50 volt as 7 ohm resistor and 3 ohm resistance of wire is also present, due to which there will be some drop of potential। या ये रेजिस्टेंस के कारण ही है, पहले तो करंट निकालना। सो ये आपके पास 7 ओम रेजिस्टर दिया है, ये अगर ना भी लिखते हम ये ना, रेजिस्टर फॉर इज गिवन अक्रॉस सम ड्रॉप विल ऑल्सो अकर। सो इसको ना भी लिखो वायर, ये तो रहती है ना हमेशा, इसको रहने दो। वायर सम ड्रॉप विल अकर, ये रेजिस्टेंस के है, यहाँ पे भी 7 ओम रेजिस्टर, ड्यू टू विच 7 ओम रेजिस्टेंस प्रेजेंट, ड्यू टू विच देर इज सम ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। सो करंट अगर निकालना है, करंट इन ऑक्सिलरी सर्किट कितना होगा? ऑक्सिलरी सर्किट में क्या है, वोल्टेज भी है, रेजिस्टर ये भी है और एक ये रेजिस्टर भी है। सो करंट विल बी इक्वल टू व्हाट? I विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ऐसे ही लिखेंगे ना। पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 7 ओम है, प्लस इसका 3 ओम और आ जाएगा। कितना हो गया? 50/10, यानी हो गया 5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये कितना आ गया? 5 एम्पियर। इस वाले में कितना था? 4 एम्पियर, ये 5 एम्पियर आ गया। सो अब करंट थ्रू लेंथ AB जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? करंट कितना है? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AB कितना है? 3 ओम्स। Therefore potential across length AB कितना हो जाएगा? इस लेंथ AB के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 5 × 3 दैट इज़ 15 वोल्ट। और हम मेजर किसका कर रहे हैं? 25 वोल्ट। सो एंड द सेल कनेक्टेड is of 25 volt, which is more than 15 volt. So it is not possible to get the null point on the potentiometer। आप खुद सोचिए ना,
यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वोल्टेज है, 15 वोल्ट है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 15 तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बीच में से जो भी पॉइंट इसको छुओगे तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, ज़रा 25 तो हमें मिलेगा नहीं, हमें तो और आगे जाए, उतनी लंबाई ही नहीं है उसकी। तो ये वाला जो सर्किट है इसमें आप निकाल नहीं सकते, वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको दिया हुआ है तो आंख बंद करके नहीं ले लेना ये फॉर्मूला लगा के लेंथ एंड पोटेंशियल भी है ये लगाया है, इसकी लंबाई 12 मीटर कितनी दी थी इसमें लंबाई, व्हाट वाज द लेंथ, इसमें तो लेंथ दी नहीं है इन्होंने, पर जैसे इसमें दी थी तो डायरेक्ट कर दिया फटाफट। इसमें भी दे सकते थे कि हाँ मान लो ये भी 12 मीटर का ही है, 12 मीटर ले लीजिए कि ये 12 मीटर लंबा है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो सबसे पहले निकालना पड़ता है कि ए बी के लेंथ पे कितना पोटेंशियल है। जो पहले दो क्वेश्चंस थे अगर आप ये देखिए इन वाले क्वेश्चंस में, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सीधा ही ए बी पे ये उठा के लगा दे, कुछ नहीं दिया, रेजिस्टर कुछ नहीं, तो जितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो और वैसे इसका यहाँ पे यूज़ भी नहीं, इन्होंने सिर्फ बोल दिया कि E1 निकालिए अगर ये 180 सेंटीमीटर पे आ रहा है, और इन्होंने पोटेंशियल पर सेंटीमीटर दे दिया पहले, तो पोटेंशियल पर सेंटीमीटर 0.06 वोल्ट दिया है 1 सेंटीमीटर के लिए, तो 180 के लिए कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो दैट इज़, और EMF ऑफ द सेल क्योंकि विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस दिस लेंथ AJ, सो एज J इज़ द नल पॉइंट, तो EMF ऑफ द सेल इज़ दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस निकालने आपको आने चाहिए। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चंस दिए हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर व्हेन दिस 1 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस अ पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ दिस मच। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, K। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बोला भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट K निकालना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है, ये आपको निकालना है ना। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 1 वोल्ट, और लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। अब ये वोल्ट में, ये सेंटीमीटर से मीटर में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.5 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे ना, सो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0.5, दिस विल बी इक्वल टू 10/5, विच विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट पर मीटर। आंसर खत्म। A potentiometer of in a potentiometer cell of EMF 1.5 volt gives a balance point at 30 सेंटीमीटर, यानी E1 अगर आपका है 1.5 वोल्ट, तो L1 कह रहा है 30 सेंटीमीटर। अनदर बैटरी गिव्स द बैलेंस पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर, दूसरी जो दे रही है वो 60 सेंटीमीटर पे दे रही है। फाइंड द अदर बैटरी इन द अदर सेल। E2 है, हमें नहीं पता कितना है, वो आपको निकालना है। तो हमें पता है, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। सो E1 इज हाउ मच 1.5 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 कितना है 30 अपॉन 60, कितना हो जाएगा 3 1 सा 3 2 सा, सो E2 इज इक्वल टू, E2 को वहाँ भेज दीजिए, 2 को वहाँ भेज दीजिए, 2 into 1.5, so this will be 3 volts। कितना सिंपल है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन। A potentiometer wire with 1.5 volt cell is used to find the internal resistance of the cell of 1.2 volt। ठीक है, ये आपको इंटरनल इसका निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये इधर छोटा सा इंटरनल है। बैलेंस पॉइंट इज 65। इफ द रेजिस्टर ऑफ 10 ohms इज यूज, द बैलेंस पॉइंट इज, अच्छा देखो पहले जब बिना रेजिस्टर के किया तो 65, यानी आपको L1 की जो वैल्यू है, अच्छा आपको क्या दिया हुआ है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का निकालना है। E1 की वैल्यू कितनी है 1.2 वोल्ट दी हुई है। बैलेंस पॉइंट L1 कब है, व्हेन रेजिस्टर इज़ नॉट कनेक्टेड, है ना, कितने पे है 65 सेंटीमीटर पे। L2 व्हेन रेजिस्टर इज कनेक्टेड, कहाँ पर है ये 55 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस
कितना, और क्या है रेजिस्टर कितने का है, रेजिस्टर 10 ओम रेजिस्टर, 10 ओम रेजिस्टर जिसका सो निकालना है। तो R इज़ गिवन एज 10 ओम्स, वेरी सिंपल। R इज़ इक्वल टू क्या था, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R। L1 कितना है 65 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 10 कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 65 माइनस 5 10 इंटू 10 अपॉन 55, 100 by 55। सो R इज इक्वल टू 100 अपॉन 55 ओम्स। इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 55 से कितना होता है, इट शुड कम आउट टू बी 55 अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा 100, 55 आंसर 55, कितना बचा 45, पॉइंट लगाया 0, 450, अब किससे जाएगा 5 8 5 से 40, 5 से 40, 440, 8 5 से 40, 4 कैरी, 8 5 से 40, 44, फिर 100, 55, फिर इसका जाएगा तो इस पर जाएगा नहीं तो 1.81 समथिंग आएगा। सो 1.81 आगे एक और बार करके देख लें, 1.18 फिर से 8 आ जाना है। सो यू कैन से 1.82 ओम्स जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्लीज़ राइट in comment section. Don't forget to like the video. Thank you and have a nice day.